तो भाइयों अरमान सारूकियन को कोल्बी कोविंगटन ने रेसलिंग के अंदर हरा दिया है। जी हाँ भाइयों, आरएएफ इवेंट हुआ था कल यहाँ पर और उसमें अरमान सारूकियन और कोल्बी कोविंगटन के बीच में रेसलिंग मैचअप हुआ था और 5-3 के स्कोर कार्ड से यहाँ पर कोल्बी कोविंगटन ने अरमान सारूकियन को आरएएफ के अंदर हरा दिया है। नहीं रहे अरमान सारूकियन रेसलिंग के अंदर अनडिफीटेड, ऐसे यहाँ पर मीम्स वगैरह बन रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अरमान सारूकियन को कैसे हराया कोल्बी कोविंगटन ने और इसके बाद जो यहाँ पर डिस्कशन चल रही है अरमान यहाँ पर एक्सपोज हुआ, कोल्बी कोविंगटन यहाँ पर कितना ग्रेट रेसलर है। साथ ही साथ अब लोगों का ऐसा कहना है कि अरमान सारूकियन को ये सारे रेसलिंग ग्रैपलिंग मैचेस छोड़ के चुपचाप यूएफसी के अंदर फोकस करना चाहिए और एक अरमान सारूकियन की यूएफसी फाइट भी लीक हो रही है, काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और भाइयों साथ ही साथ कल जो यहाँ पर यूएफसी इवेंट हुआ था, कमारू उस्मान डीडीपी की फाइट हुई थी और बहुत क्रैकिंग वॉर वाली फाइट यहाँ पर निकल के आई है। तो उस फाइट का भी ब्रेकडाउन और अपना ओपिनियन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कल रात को जब मैं सोया था, आरएफ का इवेंट होने वाला था और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं सुबह उठूंगा और अपना इंस्टाग्राम खोलूंगा तो अरमान सारूकियन की कोई वायरल क्लिप आ रही होगी जिसमें वो विक्ट्री के बाद ब्रॉल वगैरह कर रहा होगा। बट भाइयों मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बिल्कुल ही गलत निकल के आई, क्योंकि जब मैंने सुबह इंस्टाग्राम खोला तो मुझे शॉकिंग चीज पता चली कि कोल्बी कोविंगटन ने अरमान सारूकियन को हरा दिया है। अब अरमान सारूकियन का ये फर्स्ट लॉस था रियल अमेरिकन फ्रीस्टाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो कॉन्स्टेंटली रेसलिंग मैचेस कर रहा था। कोल्बी कोविंगटन के अगेंस्ट इसका मैच डाला गया था भाई, और ये शॉकिंग तरीके से निकल के आया बहुत सारे फैंस के लिए कि अरमान सारूकियन ने इस मैच को 5-3 के स्कोर लाइन से हार गए हैं। अब भाई फाइट के बारे में टेक्निकली बात करें तो ऑब्वियसली कोल्बी कोविंगटन ने बहुत अच्छी डिफेंसिव रेसलिंग दिखाई, अरमान सारूकियन से एक्स्ट्रा एंगेज नहीं करा और बहुत ही इजी तरीके से अपने जो लेग्स का जो एडवांटेज है काफी अच्छा स्प्रॉल करा। अरमान सारूकियन को अपने अटैक्स मटेरियलाइज करने ही नहीं दिए कोल्बी कोविंगटन ने और सही तरीके से जब उसके पास लीड दी तो अच्छी डिफेंसिव रेसलिंग करके इस मैच को जीत लिया। अब ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा शॉकर है भाइयों इस टाइम पर अरमान सारूकियन की जिस तरीके की हाइप थी। यूएफसी में वो भले नहीं फाइट कर रहा था बट रेसलिंग मैचेस ग्रैपलिंग मैचेस में वो जीत रहा था, कॉन्स्टेंटली अनडिफीटेड था। फिर कोल्बी कोविंगटन ने उसको यहाँ पर अचानक से हरा दिया। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोल्बी कोविंगटन यहाँ पर अरमान सारूकियन को हराया, इसके बाद अरमान का जो भी ऑरा था वो सब यहाँ पे लूज हो चुका है। बेसिकली लोगों का कहना है कि अरमान सारूकियन सिर्फ यहाँ पर यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स या अपने से लाइट या बूढ़े फाइटर्स को ही हरा पा रहा है रेसलिंग के अंदर भी। और अगर आप अरमान सारूकियन की रेसलिंग रिकॉर्ड भी देखो रिसेंट टाइम्स में तो उसने लैंस पाल्मर को हराया जो कि काफी ज्यादा एज्ड है। फिर इसने मोहम्मद मुकायफ से फाइट करी थी, हालांकि वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी। फिर उसने कुछ महीने पहले फरवरी के अंदर जॉर्जियो पुलस के अगेंस्ट फाइट करा था, वो भी एक रेसलर था बट वो एक इन्फ्लुएंसर है, मोस्ट प्रोबेबली एक इन्फ्लुएंसर जो रेसलिंग वगैरह करता है, रेसलिंग कंटेंट बनाता है, उस तरीके का था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि फर्स्ट लेजिट रेसलर जो यहाँ पर अरमान के आगे डाला गया, अरमान सारूकियन उससे हार गया। बट भाइयों मैं इस चीज से पूरी तरीके से अग्री नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोल्बी कोविंगटन यहाँ पर एक बहुत तगड़ा रेसलर है, इवन दो उसकी अब एज हो चुकी है, वो आउट ऑफ प्राइम जा चुका है, लेकिन जब तक वो यूएफसी में भी फाइट करता था इसको एक बहुत खतरनाक रेसलर माना जाता था। ये कमारू उस्मान जिसकी कल फाइट हुई थी, कमारू उस्मान के अगेंस्ट इसने टो टू टो रेसलिंग कर रखी है। कमारू उस्मान भी इसको टेक डाउन नहीं कर पाता था, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो कोल्बी कोविंगटन एक D1 ऑल अमेरिकन रेसलर है और ये जो D1 NCAA D1 डिवीजन 1 रेसलर्स होते हैं ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स माने जाते हैं और कोल्बी कोविंगटन डिवीजन 1 रेसलर था और उसके अगेंस्ट अरमान सारूकियन ने यहाँ पर 3 पॉइंट्स भी स्कोर करे। अंडर साइज भी था थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं था बट थोड़ा बहुत अंडर साइज भी था, उसका भी एडवांटेज कोल्बी को मिला और इसीलिए उसने ये विक्ट्री ले ली। बट हाँ भाइयों इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो चुके थे। हम सबको पता है अरमान ने पिछले कुछ टाइम से लगातार जब रेसलिंग मैचेस जीते थे और बहुत सारे रेसलिंग में अच्छी डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस दिखाई थी तो लोग ऐसा कह रहे थे कि अरमान सारूकियन इस्लाम मकाचेव को भी हरा देगा फ्री स्टाइल रेसलिंग में, फिर वो अगर ओलंपिक्स के अंदर जाएगा तो ओलंपिक्स में भी फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीत जाएगा। तो आई थिंक वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो चुके होंगे। भाइयों फ्री स्टाइल का जो जंगल है वो बहुत बड़ा जंगल है, अरमान सारूकियन तो अभी उसमें कुछ भी नहीं है। आप एक्चुअल फ्री स्टाइल रेसलर्स को देखने जाओगे और इसके अंदर जो कट थ्रोट कंपटीशन होता है बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। हमने सिर्फ अरमान सारूकियन की बात नहीं है, अरमान की रेसलिंग यूएफसी के अकॉर्डिंग, एमएमए के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, एलीट लेवल रेसलिंग है, लेकिन जो एक्चुअल रेसलिंग है और वो जो एक्चुअल फ्री स्टाइल रेसलर्स का जो लेवल होता है वो कुछ नेक्स्ट ही होता है। भाइयों इन पास में बहुत सारे यूएफसी रेसलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एक्चुअल फ्री स्टाइल रेसलर्स से
फाइट करी थी और उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस सही निकल के आई। जॉन जोन्स को भी एक ओलंपिक रेसलर ने डोमिनेट करा था, बिलाल मोहम्मद को भी डोमिनेट कर रखा है और अरमान सारूकियन भी आज यहाँ पर एक एक्चुअल फ्री स्टाइल डिवीजन 1 रेसलर के अगेंस्ट हारा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यस, अरमान सारूकियन की अच्छी रेसलिंग है, लेकिन वो किसी भी हाल में ओलंपिक लेवल की फ्री स्टाइल रेसलिंग नहीं है। लोगों को हाइप करना चाहिए, ओवर हाइप किसी को भी मत करो। तो बेसिकली भाइयों, ये एमएमए फाइटर्स होते हैं, ये सारे गेम्स कर सकते हैं, सभी में इसको मास्टरी होती है, लेकिन जो एलीट लेवल होता है, अब रेसलर को कुछ और नहीं करना, उसको स्ट्राइकिंग नहीं करनी। एक एमएमए फाइट के अंदर डेफिनेटली अरमान सारूकियन यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक रेसलर या एक बॉक्सर जो सिर्फ बॉक्सिंग कर रहा है, एक रेसलर जो सिर्फ रेसलिंग कर रहा है, उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा रिफाइंड होती है उस चीज में। और एक एमएमए फाइटर, क्योंकि उसको सारे फैसेट्स को अपने डेवलप करना पड़ता है, तो वो हर चीज में एलीट लेवल का नहीं हो सकता। और अगर वो सिंगल स्पोर्ट में कंपीट करेगा किसी भी बॉक्सर या रेसलर के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली उसको डिसएडवांटेजेस होंगे। और जो कोल्बी कोविंगटन है भाइयों, ये यूएफसी में आने से पहले रेसलिंग बहुत ज्यादा करता था। ये कॉलेज रेसलिंग में अपने बहुत सारे इसके पास मेडल्स वगैरह भी थे और इसको वन ऑफ द प्योरेस्ट रेसलिंग बेस्ड फाइटर्स माना जाता था यूएफसी के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस चीजों का डिसएडवांटेज था। अरमान सारूकियन के सामने ये चैलेंज रखा गया था, अरमान इसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाया। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अरमान सारूकियन को अब आरएएफ और ये ग्रैपलिंग वगैरह मैचेस छोड़ने चाहिए और चुपचाप यूएफसी में फोकस करना चाहिए। अब मुझे पर्सनली ये चीज समझ में नहीं आती कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ यूएफसी में फाइट करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ही है। अरमान सारूकियन हम सबको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। हर हफ्ते जब वो एक्टिव रह रहा है, यहाँ पर कोई फाइट हो रही है, कोई बड़े फाइटर से, कोई लेजेंड से, कोई यूट्यूबर से ही हो रही है भले, बट फाइट तो हमको करने को देखने को मिल रही है। अब भाई फिर बंदा फाइट नहीं करता है तो उसको आप सब क्रिटिसाइज करते हो कि ये फाइट नहीं कर रहा। अब जब वो एक्टिव रह रहा है तो लोग कह रहे हैं ये सब छोड़ो, ये सब क्या ड्रामेबाजी है, चुपचाप यूएफसी में फाइट करो। तो ये सारी चीजें भी सही नहीं है। अरमान सारूकियन ने एक बहुत सही तरीका, मुझे ऐसा लगता है अरमान ने बाकी यूएफसी फाइटर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट किया है। जो इनएक्टिव रहते हैं, जो साल में एक ही यूएफसी फाइट कर पा रहे हैं, तो वो बाकी सारे टाइम पे ये ग्रैपलिंग रेसलिंग मैचेस कर सकते हैं अपने आप को एक्टिव रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि भाइयों एज एन ऑडियंस ये जो रेसलिंग ग्रैपलिंग मैचेस है, ये ऑडियंसेस के अंदर काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है ये मैचेस देखने में। साथ ही साथ जो फाइटर्स से जो कनेक्ट है ऑडियंस का, वो और बेटर हो रहा है। क्योंकि एमएमए फाइट तो साल में एक या मैक्स 2 बार हो सकती है, फाइटर 2 बार फाइट करने आ सकता है, लेकिन ये जो रेसलिंग ग्रैपलिंग मैचेस है काफी बार करे जा सकते हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। रही बात भाइयों अरमान सारूकियन की एक्चुअल नेक्स्ट यूएफसी फाइट के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली रेसलिंग ग्रैपलिंग मैचेस तो चलते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल तो आपका ब्रेड एंड बटर यूएफसी है। यूएफसी एमएमए फाइट से आपको पॉपुलैरिटी मिलती है। और अरमान सारूकियन से रिलेटेड ऐसी अपडेट निकल के आ रही है कि अरमान वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट सितंबर के अंदर फिक्स हो सकती है। एक बहुत बड़ी रूमर है ये। काफी सारे लोगों ने ये रिपोर्ट करा है कि यूएफसी ऐसा टारगेट कर रही है कि अरमान सारूकियन और चार्ल्स ओलिवेरा की रीमैच, 5 राउंड की रीमैच टाइटल फाइट यहां पर सितंबर के अंदर बुक कर दी जाए। अब चार्ल्स ओलिवेरा के पास फिलहाल बीएमएफ टाइटल है, अरमान सारूकियन को यहां पर एक टाइटल शॉट चाहिए और उसको एक्चुअल अनडिस्प्यूटेड टाइटल से पहले एक फाइट और करनी ही पड़ेगी। तो सबसे एप्ट तरीका यहां पर यही है कि अरमान सारूकियन को एक बीएमएफ टाइटल शॉट दिया जाए चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। और जिन्हें नहीं पता, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। लास्ट टाइम इन्होंने जब फाइट करी थी अरमान सारूकियन और चार्ल्स ओलिवेरा ने, तो ये एक बहुत क्लोज फाइट थी। अरमान सारूकियन को फर्स्ट राउंड में ही गिलोटीन में फंसा दिया था यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने। वो तो उसकी यहां पर पैंट स्लिप नहीं करती तो शायद वो गिलोटीन लग भी जाता। ये सारी चीजें हैं। वो पूरी फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी और उस टाइम पे ही लोगों का डिमांड था कि इनकी रीमैच हो, और ये शायद सितंबर वाले इवेंट के अंदर फुलफिल हो सकती है। हालांकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, अभी रूमर्स चल रही हैं और मुझे भी जहां तक लग रहा है कि ये फाइट बनाई जा सकती है। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस पूरे फियास्को के बारे में, अरमान सारूकियन के लॉस और अपकमिंग चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं भाइयों यहाँ पे जो ड्रीकस डुप्लेसिस और कमारू उस्मान के बीच में मिडिल वेट फाइट हुई थी। मैंने जैसा आप सबको बताया था भाइयों, कमारू उस्मान भी एक टफ फाइट पुटअप करने वाला और उसने फाइट पुटअप करी। कंसिडरिंग लोग जितना उसको काउंट आउट कर रहे थे इस फाइट से पहले कि ड्रीकस का साइज एडवांटेज होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कमारू उस्मान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि वो सारे राउंड्स यहां पर हार गया है 5th राउंड को छोड़ के, बट हर राउंड के अंदर उसने काफी सिग्निफिकेंटली टो टू टो खड़े रहने की कोशिश करी ड्रीकस डुप्लेसिस से। जो चीज यहां पर फैक्टर काम में निकल के आई वो थी कि ड्रीकस डुप्लेसिस की जो एज है वो एक बहुत फ्रेशर फाइटर है, यंगर फाइटर है, कंपटीशन के टॉप पे एक्टिव रहा है और वही चीज दिख रही थी कि वो 1 स्टेप अहेड दिखा कमारू उस्मान से। बट भाई कमारू उस्मान की एक चीज माननी पड़ेगी, इसकी जो चिन है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। कमारू उस्मान ने जिस तरीके के शॉट्स अब्सॉर्ब किए हैं ड्रीकस डुप्लेसिस से, कोई और फाइटर होता
पूरी बुरी तरीके से नॉकआउट होता, लिटरली न्यूक्लियर बॉम्ब्स लैंड करें, और सिर्फ एक दो नहीं, हर राउंड के अंदर इतने बड़े बड़े शॉट्स कमारू उस्मान के ऊपर लैंड करे ड्रीकस ने। लेकिन अब पता नहीं वो चीज है कि कमारू उस्मान की यहाँ पर चिन उतनी ज्यादा स्ट्रांग है या ड्रीकस डुप्लेसिस पे उतनी पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शॉट्स लैंड हुए थे ऐसे शॉट्स यहाँ पर किसी को भी नॉकआउट कर सकते थे, बट कमारू उस्मान की चिन ने यहाँ पर दिखाया कि बहुत तगड़ी थी। 5th राउंड में कमारू उस्मान ने कमबैक करने का ट्राई किया, ऑलमोस्ट ड्रीकस डुप्लेसिस को फिनिश भी कर दिया था, बट देन अगेन वो चीजें उतनी एनफ नहीं थी। राउंड बाय राउंड कंपैरिजन भी करोगे तो हर राउंड के अंदर सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस की ही ज्यादा थी। अब ड्रीकस डुप्लेसिस की भाइयों मैं यही चीज कहूंगा कि ये बहुत अच्छा फाइटर है, और कहीं ना कहीं ड्रीकस डुप्लेसिस एक नैरेटिव को यहाँ पर प्रूव करता है कि अगर आपके पास एक सॉलिड प्रेशर हो तो आप सामने वाले की किसी भी स्किल को बीट कर सकते हो। भले आप सामने बॉक्सर हो, रेसलर हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक अच्छा प्रेशर पुट ऑन कर सकते हो और आप डैमेज खा के भी प्रेशर पुट ऑन कर सकते हो, अग्रेसिव रह सकते हो पूरे फाइट स्टाइल में, तो इसको भी एक वायबल फाइटिंग स्टाइल बनाया जा सकता है ऑक्टागन के अंदर विक्ट्री स्कोर करने के लिए। और ड्रीकस डुप्लेसिस का स्टाइल वही है, वो बहुत ज्यादा कोई टेक्निक नहीं लगाता, लेकिन वो ऑलवेज हमेशा फ्रंट मूव करता है, हमेशा आगे की ओर ब्लिड्स करता है। और कमारू उस्मान को अगर आप सामने कंपेयर करते हो उस फाइट के अंदर, तो कमारू उस्मान ज्यादा टेक्निकल स्ट्राइकिंग कर रहा था, लेकिन वो टेक्निकल स्ट्राइकिंग उतनी काम नहीं करी जब सामने से कोई बंदा बार बार आपके ऊपर बुल की तरह रश कर रहा हो। अब भाइयों इस फाइट के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या कमारू उस्मान को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, कंसिडरिंग उसकी 39 ईयर्स एज हो चुकी है, वो मिडिल वेट में भी फाइट हार गया, तो उसका टाइटल विंडो भी अब क्लोज्ड है और ऑलरेडी उसने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, तो क्या उसको रिटायरमेंट लेना चाहिए? मुझे पर्सनली भाइयों ऐसा लगता है कि कमारू उस्मान ने जैसी अभी परफॉर्मेंस दिखाई है, आई थिंक वो अभी भी टॉप के फाइटर्स के साथ हैंग आउट कर सकता है। डीडीपी उसको फिनिश नहीं कर पाया तो वो मिडिल वेट डिवीजन में ही और फाइट कर सकता है, और वेल्टर वेट डिवीजन में भी जाके वो और फाइट्स निकाल सकता है। मुझे पर्सनली लगता है इवन दो उसका टाइटल विंडो का क्लोज हो चुका है, वो शायद अब टाइटल शॉट तक कभी ना पहुंच पाए, लेकिन वो और इंटरटेनिंग फन फाइट्स कर सकता है। बट अल्टीमेटली ये कमारू उस्मान एज अ फाइटर की डिसीजन होगा कि अगर वो और फाइट्स करता है तो उसको और पैसे मिलेंगे, फाइनेंशियल एडवांटेज होगा, बट उसकी हेल्थ और डिटेरियोरेट होगी। हम सबको पता है ऑक्टागन एक बहुत डेंजरस जगह है, आप इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो। यूजुअली फाइटर्स की स्ट्रैटेजी यही होती है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल के ऑक्टागन को एग्जिट कर लेना एक बहुत सेफ मूव होता है। अब भाई ड्रीकस डुप्लेसिस ने यहाँ पे उस्मान को तो हरा दिया, अब इसके बाद डिस्कशन स्टार्ट हो रही है कि क्या हमजा चिमाएव के अगेंस्ट ड्रीकस को अब रीमैच मिलना चाहिए, क्योंकि ड्रीकस डुप्लेसिस खुद एक चैंपियन था, अपनी बेल्ट वो हार गया डिसीजन से, लेकिन उसके बाद उसने एक और कंटेंडर को बीट कर लिया। अब उसको या तो टाइटल शॉट मिलना चाहिए या फिर नंबर 1 कंटेंडर के अगेंस्ट फाइट होनी चाहिए, जो कि फिलहाल के लिए हमजा चिमाएव है। और ये डिस्कशन इस टाइम पे चल रही है कि ड्रीकस डुप्लेसिस हमजा चिमाएव का रीमैच होना चाहिए, और जो भी इनसे जीतेगा वो फिर मिडिल वेट डिवीजन के लिए टाइटल शॉट के लिए जा सकता है। अब पर्सनली इस फाइट से ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता है कि ड्रीकस डुप्लेसिस अब हमजा चिमाएव की रेसलिंग को कंट्रोल कर लेगा, बट कंसिडरिंग कि हमजा चिमाएव को अब मिडिल वेट डिवीजन में भी प्रॉब्लम हो रही है, कार्डियो इश्यूज वगैरह हो रहे हैं, ड्रीकस ने कमारू उस्मान के 7 टेकडाउन्स को रोका है इस फाइट के अंदर, तो ऐसा कहा जा रहा है, लोगों का ऐसा मानना है कि ड्रीकस डुप्लेसिस अब हमजा चिमाएव को भी प्रॉब्लम्स दे सकता है अगर उसने फर्स्ट 2 राउंड्स अपने आप को सरवाइव करवा लिया तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर निकल के आ सकती है। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।